हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार क्वेश्चन आंसर के एक नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष मौजूद हूँ। यह जो क्वेश्चन आंसर है यह 10वीं के ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जल संसाधन। और इस चैप्टर में 3 और 5 अंक के लिए जो भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जल संसाधन के लिए ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोग 1 अंक यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न पर चर्चा किए थे। आज दूसरे क्लास यानी कि पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों पर। तो अभी तक आपने अगर अभी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नोत्तर वाले वीडियो में पर डे आप लोगों के लिए अपलोड करते रहता हूँ। आप अपने हिसाब से कमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी प्रश्न में आपको समस्या है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी प्रश्न उत्तर को लिख सके और एक बेहतर परीक्षा की तैयारी कर सके। तो कॉपी और कलम को लेके बैठिए और इन प्रश्नों को लिखते चलिए। तो पहला जो 3 और 5 अंक के लिए प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो इसमें 2 प्रश्न है। पहला यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी 2 विधियां लिखे। ओके, केवल आपको 2 लिखने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया वर्षा जल संग्रहण के विषय में। वर्षा जल संग्रहण एक तकनीक है जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों में टैंकों में, बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है, बाद में इसका प्रयोग किया जाता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। बहुत ही आसान है। तो हमने वर्षा जल संग्रहण का उत्तर दे दिया। अब आपको 2 विधि लिखने के लिए बोला गया है, तो हमने क्या किया, 2 से अधिक लिख दिया है। अब इसमें से जो आपको याद रहता है वो आप लिख सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। अगर आप भारत के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में जो वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं मतलब क्या होता है, जो पहाड़ है ना, पहाड़, उससे क्या होता है, छोटी छोटी धाराएं निकलती है और वे धाराएं क्या होती है, मिल करके फिर एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। ओके, छोटी छोटी धाराएं निकलती है, फिर उस नदी में जाकर के मिल जाती है और फिर ये एक नदी का निर्माण करती है। तो ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं, आप इसे बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी डाल के इसकी धारा को बदल सकते हैं। इसमें मिट्टी डाल के आप इसकी धारा को इस तरफ कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि जैसे ही आप इसकी धारा को बदलते हैं, अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो इसकी धारा का प्रयोग करके आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये जो धारा बदल सकते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को गुल अथवा कुल कहते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में इसी प्रकार से जल का संरक्षण किया जाता है, यानी कि जल को संग्रहण किया जाता है जिसका प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं राजस्थान के विषय में। तो राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए क्या जाता है, क्या किया जाता है, छत पर जो है वर्षा जल को एकत्रित करके फिर उसे टंकी में डाल दिया जाता है, और ये वहां का एक आम तकनीक है जिसमें प्रयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के पानी को रोका जाता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर शुष्क है या अर्ध शुष्क है वहां पर गड्ढे बना करके जल को एकत्रित किया जाता है। विभिन्न तरीके हैं जिसके प्रयोग से जल को एकत्रित किया जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर है कि बेकार पड़े हुए कुओं का वर्षा जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जाता है। ओके, तो जो बेकार पड़ गया कुआं उसको भरना है। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, पीवीसी पाइप के द्वारा, पीवीसी पाइप यानी पाइप का प्रयोग करके छत में जो पानी है, छत में जो वर्षा जल आता है उसको जमा कर लेते हैं। किस में, होज में जमा कर लेते हैं। तो छत में पानी है, पीवीसी पाइप लगाते हैं, उसको छानते हैं ईंट का प्रयोग करके, छन्नी का प्रयोग करके, और फिर उसको होज तक ले आते हैं। होज क्या है, एक प्रकार का अंडरग्राउंड टंकी है जो घर के नीचे होता है। ओके, जो सरफेस है उसके नीचे होता है, या फिर जो मकान है उसके बगल में भी हम लोग एक छोटा सा टंकी बना लेते हैं जिसमें हम लोग पानी को रखते हैं, ताकि बाद में आने वाले समय में उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो होज में पानी है ये बिल्कुल ही शुद्ध पानी है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं पीने के लिए। लेकिन होज जब भर जाएगा, ये जो होज है ये भर जाएगा, तो इसके बाद जो पानी अतिरिक्त बचेगा उसको क्या करेंगे, अगर घर में कहीं बेकार सा कुआं पड़ा हुआ है तो एक पाइप लगा करके उस कुएं में बेकार जो अतिरिक्त जल है इस बेकार पड़े हुए कुएं में डाल देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा कि जो कुआं है वो बहुत ही अंदर तक गड्ढा होता है, ओके ना, बहुत ही गहराई तक होता है, जिससे जल जो है वह अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा, यानी भूमिगत जल को वो फुलफिल कर देगा।
जो भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड लेयर का वाटर, अपने समझ रहे हैं, जब चापाकल हम लोग करते हैं तो 100 फीट में पानी निकल रहा है, फिर 200 फीट में, कभी कभी 300 फीट में पानी निकल रहा है, तो ये क्या जा रहा है, अंडरग्राउंड यानी धरती के नीचे का पानी कम हो रहा है। और अगर हम धरती में पानी डाल देंगे किसी कुएं या हैंडपंप की मदद से, तो क्या होगा, ये जो लेयर है ये धीरे धीरे ऊपर हो जाएगा और इस प्रकार से जो भूमिगत जल है उसका पुनर्भरण हो जाएगा, यानी कि फिर से भर जाएगा। या फिर अगर कुआं में जल है वह फिर से अगर भर जाता है तो उसका हम लोग, भले ही कुएं का पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग सिंचाई में कर सकते हैं, यानी कि खेतों में डालने के लिए कर सकते हैं, या किसी अन्य कार्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेकार पड़े हुए कुओं का वर्षा जल से पुनः भरण करना हमारे लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण यानी कि उद्योग के बनने से और शहरीकरण यानी कि शहर के बसने से जल दुर्लभता आ गई है, यानी कि जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, औद्योगिकरण और शहरीकरण। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद हमने बहुत ही तेजी से फैक्ट्रियां लगाए, औद्योगिकरण किया, और औद्योगिकरण के कारण यानी कि बहुत ही ज्यादा उद्योग से क्या हुआ, जल की आवश्यकता बढ़ गई। जल की आवश्यकता बढ़ने से अलवणीय जल का अत्यधिक उपयोग होने लगा, और यानी कि जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यानी कि जल की जो आवश्यकता बढ़ गई थी इसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया, अलवणीय जल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से शहर में बढ़ती आबादी के कारण तथा शहरी जीवन शैली के कारण क्या हो रहा है, जल की ऊर्जा की आवश्यकता तीव्र हो गई, बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी। अब कल्पना कीजिए, शहर में सबके घर में एक स्विमिंग पूल होता है, जो बड़ा व्यक्ति है वह क्या चाहता है कि मेरे घर में एक पर्सनल स्विमिंग पूल हो। अब पर्सनल स्विमिंग पूल में पर्सनल पानी चाहिए, तो ये जो पानी है ये कहाँ से आएगा, इसको साफ पानी चाहिए, गंदा पानी तो इसमें भरा नहीं जा सकता है। तो ये देखिए, ये जो पर्सनल स्विमिंग पूल हो रहा है, एक समय था जब एक तालाब में पूरा गांव नहाता था, और अब क्या हो रहा है, एक समझ लीजिए कि एक छोटा सा तालाब इसको पर्सनल चाहिए, जिसमें सप्ताह में पानी चेंज भी करना होगा, क्योंकि एक ही पानी में बार बार वो नहीं नहा सकते। तो इस प्रकार से शहर में जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें पानी जो है वह बढ़ता जा रहा है। शहर तथा गांव में जल संसाधनों का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। शहर में देख रहे हैं, स्विमिंग पूल आदि जो भी है, गाड़ी वगैरह धोना, या फिर जो मकान है सुंदर दिखने के लिए उसको कह सकते हैं वॉश किया जाता है, कलर किया जाता है, ढेर सारी सुविधाएं, उसमें जल की खपत होती है। उसी प्रकार से गांव में लोग क्या चाहते हैं, उनके खेत में अधिक अनाज उत्पन्न हो, इसके लिए वो सिंचाई करते हैं, सिंचाई का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से गांव और शहर दोनों में ही क्या हो रहा है, जल का बहुत ही ज्यादा उपयोग हो रहा है, और इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, जल दुर्लभता की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला प्रश्न पर विचार करते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या? देखिए, नर्मदा नदी का नाम है। ओके, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब है नर्मदा नदी पर विशाल बांध के निर्माण के खिलाफ 1985 में शुरू हुआ सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन है। ओके, तो ये क्या था, देखिए, लोगों का मानना है कि नदी पर अगर आप बांध बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये नदी बह रही है, ओके, और आप क्या करते हैं, नदी में बांध बना देते हैं, यह कहकर कि नदी के पानी को रोक के रखते हैं, आने वाले समय में जब पानी की समस्या होगी तो हम सिंचाई के लिए पानी देंगे, पीने के लिए पानी देंगे, आप इस पानी में मछली पालन कर सकते हैं, आप इस पानी में नाव चला सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आप देखने के लिए आ सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने यहाँ पर बांध बनाया, इसके बाद जो पानी बह रहा था, और यहाँ पर जो घर था, यहाँ पर जो गांव था, क्या उसको पानी मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है, यानी कि इसके आसपास जो क्षेत्र वो तबाह हो गया, इसको पानी नहीं मिल पा रहा है। अब अगर कल्पना कीजिए कि अगर इस गांव वाले को अगर सिंचाई के लिए पानी चाहिए तो वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि एक बांध से आप कितना दूर तक पानी दे सकते हैं, ज्यादा दूर तक आप पानी नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन नदी की धारा जहां तक बहेगी वहां तक पानी पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए नदी पर बांध नहीं बनना चाहिए, नदी पर बांध नहीं बनने देंगे, इसी के खिलाफ एक आंदोलन चला, और इस आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित जनजातीय लोग, किसान, पर्यावरणविद, मानव अधिकार कार्यकर्ता सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबद्ध हैं, यानी कि ये सभी लोग इसके विरोध में आ गए थे। शुरू शुरू में इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था कि जंगलों के बांध के पानी में डूबने पर केंद्रित था, यानी कि जब बांध बनाया जाता है तो आसपास का जो जंगल है, जो जमीन है, वह जलमग्न हो जाता है, क्योंकि पानी का स्तर बहुत ही ऊंचा हो जाता है जहां पर बांध बनाया जाता है।
लेकिन बाद में एक और समस्या उत्पन्न हो गई, वह था पुनर्वास। यानी कि जब बांध बनाया जाता है, न केवल जंगल डूबते हैं बल्कि यहाँ पर जो घर है, यहाँ आसपास जो घर है उसे भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये जलमग्न हो जाएगा। ये समस्या भी उत्पन्न हो गई और इसको भी एक नई समस्या सोच करके अब इस पर भी लोग जोर देने लगे कि नहीं, अब हम लोग पुनर्वास नहीं करेंगे, यानी कि इस जगह को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और इस प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत ही मजबूत होता चला गया। सरदार सरोवर बांध में नर्मदा सागर 2,50,000 से अधिक लोग विस्थापित करेगी। यानी कि अगर यहाँ बांध बन जाता है तो 2,50,000 से अधिक लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। और इन सभी कारणों से नर्मदा पर बांध नहीं बनने देने के लिए विरोध उत्पन्न किया गया और इसी आंदोलन का क्या नाम रखा गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है, कारणों की सूची बनाइए। ओके, देखिए भारत की जो स्थिति है वह मानसून जलवायु है। यानी कि भारत मानसून जलवायु का देश, परंतु यहाँ पर मानसून जो है वह असफल है, मानसून समय पर नहीं आता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। सिंचाई के लिए जल की मांग बहुत ही तेज होती है। अब जब सिंचाई की मांग हो रही है तो हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर यानी कि धरती के अंदर से पानी को निकाल लेते हैं, जिससे जो पानी का लेयर जो पहले 100 फीट पर था वो और 200 फीट पर चला गया, फिर 300 चला गया। यानी कि पानी का जो ग्राउंड लेयर वाटर है और नीचे चलता चला जा रहा है। जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं, विश्व की जनसंख्या में दूसरा नंबर पर है। और आने वाले समय में ऐसा कल्पना है कि 2025 तक हम 1 नंबर पर हो जाएंगे, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन जाएगा। तो जनसंख्या भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक खेती में सिंचाई की महत्वपूर्ण योगदान है। और सिंचाई जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हमें जल का अभाव महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा उद्योग है, जो औद्योगिक क्रिया के चलते भी पानी की मांग बढ़ता जा रहा है। शहरीकरण यानी कि शहर से बचने के कारण जल की जो मांग है और ज़्यादा तेज हो गई। और बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, इन सब को पूरा करने में जल जो है धीरे धीरे जो जल का जो अभाव है वो होता जा रहा है। मुख्य रूप से आप कमें तो जल की कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये था जल का अभाव भारत में क्यों बढ़ रहा है और इसमें सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या। ओके, तो ये था 3 और 5 नंबर का पहला वीडियो, यहाँ पर खत्म होता है। और जल्दी मैं 3 और 5 अंक का तीसरा क्लास लेकर आऊंगा और जिसमें और भी 3 और 5 अंक वाले प्रश्न पर विचार करेंगे। तो इस तीसरे क्लास के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहतर पसंद आया होगा। लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।